हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे केशिका क्रिया या केशिकत्व। केशिका क्रिया या केशिकत्व से आप इसको वैसे इसके नाम से देख सकते हैं कि केश यानी केश जैसी जैसी कोई पतली नली होगी, उससे आप क्या कहते हैं, केश नली कहेंगे। ठीक है। अब वो केश नली क्या होगी, आप किसी द्रव के अंदर अगर आप डुबोते हैं, ऊर्ध्वाधर डुबोते हैं, तो वो केश नली में क्या हो जाता है, आपका द्रव ऊपर की तरफ चढ़ जाता है या फिर उस नली के अंदर नीचे उतरता है। तो वो जो प्रोसेस होती है, आपकी क्रिया होती है, वो क्या हो जाती है, आपकी केशिका क्रिया या केशिकत्व कहलाती है। जैसे कि बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि क्या होगी, एक बहुत कम आंतरिक त्रिज्या वाली, बहुत कम आंतरिक त्रिज्या इसलिए बोला है कि जैसे एक आपकी बाल होता है, आपका केश होता है, ठीक है, उसके भी कम, ठीक है, उससे भी कम वाली जो त्रिज्या वाली जो नली होती है, वो वाली नली, ठीक है, जो क्या हो, दोनों सिरों से खुली हो, तो उस नली को आप क्या कहते हैं, केश नली कहते हैं। और जब इस केश नली को क्या किया जाता है, किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोया जाता है, ऊर्ध्वाधर यानी आपको ऐसे खड़े स्ट्रेट आपको क्या करना है, उसके अंदर डुबोते हैं, तो क्या होता है, आपका जो द्रव है वो केश नली में या तो ऊपर चढ़ जाता है या क्या हो जाता है, नीचे उतर जाता है। इस घटना को आप क्या कहते हैं, केशिका क्रिया या केशिकत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि यदि आप अगर पानी से भरे हुए बीकर के अंदर केश नली को डुबोते हैं, तो पानी से भरे हुए बीकर में तो क्या होगा, आपका जो पानी है वो केश नली में क्या हो जाता है, ऊपर तक चढ़ जाता है। ठीक है, ऊपर तक चढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, पारा भरा हुआ है बीकर के अंदर, आपने केश नली को डुबोते हैं, तो पारा क्या हो जाता है, जैसे गाढ़ा होता है पारा, तो पारे की जो लेयर इसके अंदर आएगी वो नीचे उतर जाती है। पारा इधर बीकर में ऊपर तक है, लेकिन नली के अंदर सिर्फ नीचे ही रह जाता है, यानी नीचे उतर जाता है। तो इसका जो ये रहेगा, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पानी है और ये क्या है, पारा है। तो आप इसके केशिकत्व को आप पानी और पारे के अंदर देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये घटना जो होगी, वो क्या कहलाती है, आपकी केशिका क्रिया या केशिकत्व कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक जो है, वो क्या होता है, आपका ताप एवं अशुद्धि। ठीक है, तो ताप एवं अशुद्धि जो है वो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते हैं। प्रभावित ताप कैसे करेगा, आप क्या करते हैं, द्रव का ताप अगर आप बढ़ाते हैं, यानी द्रव को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके अणुओं के बीच क्या हो जाता है, सहसंजक बल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। सहसंजक बल यानी एक दूसरे कणों को पकड़ के रखने का बल। तो एक दूसरे को सहसंजक बल द्वारा वो एक द्रव के कण एक दूसरे को पास में रखते हैं। जैसे ही आप उस द्रव को गर्म करते हैं, तो वो बल क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है उनके बीच। तो इस कारण द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो सारे कण क्या होते हैं, नीचे से गर्म होकर के कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिससे उसका स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः ताप के बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि का प्रभाव आप देख सकते हैं कि कैसे पड़ेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि द्रव में क्या होगा, अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप द्रव के अंदर क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और परिवर्तन होगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपका द्रव में क्या हो जाएगा, अशुद्धि क्या है, घुलनशील पर निर्भर करती है। क्योंकि आपका क्या होगा, जैसे ही आप द्रव के अंदर क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं, तो उसका जो पृष्ठ तनाव में परिवर्तन है, वो अशुद्धि कैसी है, आपकी घुलनशील है कि अघुलनशील है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी अशुद्धि जो है वो अत्यंत घुलनशील है, यानी उसमें जल्दी से घुल जाती है, तो क्या होगा, आपका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और यदि आपकी अशुद्धि क्या होगी, अघुलनशील होती है या फिर कम घुलती है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसके आप ताप के लिए भी देख सकते हैं कि ताप में क्या होता है, जैसे ही आप ताप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव घटेगा। इसलिए आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाता है कि जैसे आप कभी घर के अंदर क्या करते हैं, तरल सब्जी बनाते हैं, यानी आप लिक्विड वाली सब्जी बनाते हैं, आप भोजन बनाते हैं, जैसे कि आपकी दाल हुई, सब्जी हुई, सूप हुआ, तो वो क्या होती है, ठंडी की अपेक्षा आप ठंडी करके खाओगे तो उससे बेटर वो कब लगती है, जब वो गर्म होती है। गर्म होती है तो क्या होता है, उनका पृष्ठ तनाव क्या रहता है आपका, कम रहता है। पृष्ठ तनाव कम रहेगा तो वो क्या होती है, काफी जगह पर फैलती है आपकी, और तो जिससे उसका स्वाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तो वो क्या होगी, एक ही जगह पर स्थित रहेगी, जिसका स्वाद अच्छी तरीके से नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कि वो क्या होगी, सब्जी ठंडी की अपेक्षा गर्म अधिक स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि गर्म होने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम रहता है, जिससे वह आपकी जुबान पे सभी जगह पर फैलती है। ओके स्टूडेंट, अभी अगर आप अशुद्धि जो मिला रहे हैं वो अशुद्धि घुलनशील है। घुलनशील यानी आप देख सकते हैं कि कौन सी अशुद्धि है, द्रव में जल्दी घुलती है। नमक जो होता है आपका, वो क्या होता है, पानी में जल्दी से घुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यानी आप इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं, घुलनशील वाली में तो नमक मिलाएंगे। और अशुद्धि जो कम घुलनशील हो तो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि क्या होता है, जो पानी होता है उसमें साबुन आप घोलते हो तो वो साबुन जो है वो क्या होती है, कम घुलनशील होती है। और कम घुलनशील होती है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो आप कपड़े धोते हो तो कपड़ों के उस पे क्या हो जाता है, उस कपड़े पे फैल जाती है, अधिक फैलती है, और कपड़ों पे साबुन का घोल जो है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और फैलने के बाद उसका क्या हो जाता है, सारा मेल निकल जाता है। ठीक है, तो पानी में जो साबुन घोलने पर पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाता है, जिससे वो कपड़ों पर क्या हो जाती है, फैल जाती है, और क्या होगा आपका, उस कपड़ा साफ हो जाता है। और यही अगर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता, बढ़ जाता, तो वो एक ही जगह पर रहती, वो ज्यादा घुल नहीं पाती। इसलिए कहते हैं कि जो पानी जो है आपका, शुद्ध पानी की अपेक्षा जो साबुन वाला पानी होता है वो क्या होता है, जल्दी फैलता है। ठीक है, या फिर उससे कपड़े ज्यादा अच्छे से धुलते हैं। तो वही हम इसके अनुप्रयोग के अंदर देखेंगे कि अनुप्रयोग में भी आप पहला अनुप्रयोग तो ये लिखेंगे कि आपका शुद्ध जल की अपेक्षा क्या होगा, साबुन वाले घोल से कपड़े क्यों जल्दी धुलते हैं या क्यों सहायक होता है। तो हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे। तो अनुप्रयोग में आ जाते हैं हम, तो इसका देखो, फर्स्ट अनुप्रयोग, पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग में फर्स्ट आता है आपका, स्वच्छ जल की अपेक्षा साबुन का घोल कपड़े धोने में सहायक होता है। तो ये वाकई में होता है, और अभी आपने इसका कारण भी देखा है कि क्यों होता है, क्योंकि साबुन के घोल का जो होता है, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे वो कपड़े पर आसानी से फैल जाता है, और उससे क्या होगा, आसानी से फैलेगा तो उसके जो कपड़े का मेल है वो निकल जाता है, जबकि स्वच्छ जल कपड़े पर ज्यादा नहीं फैलता है। ठीक है, तो ये अनुप्रयोग तो आप घर पे करके भी देख सकते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद सेकंड आता है आपका, शीशे के छोटे गोल छर्रे बनाना। शीशे यानी कांच के छोटे गोले बनाना। तो आप देख सकते हैं कि जब कांच को, उसको गोले में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, कांच को क्या किया जाता है, एक लिक्विड की तरह, पानी की तरह क्या किया जाता है, गर्म करके उसे पानी की तरह किया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं आपको कांच क्या करेंगे, पानी की तरह गर्म करेंगे, और पानी की तरह गर्म करेंगे मतलब उसको गर्म करते हैं कांच को, सॉरी, तो वो एक पानी की तरह यानी लिक्विड पदार्थ बन जाता है। और लिक्विड पदार्थ बनने के बाद उसको क्या करते हैं, गरम गरम कांच को क्या करते हैं, किसी हाई ऊपर से यानी ऊंचाई से आप क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं फुहारे के तौर पर। तो आप नीचे गिराते हैं तो फुहारे के रूप में वो क्या हो जाता है, जैसे पानी गिरता है तो पानी की जो बारिश होती है उसमें बूंदे कैसी होती है, गोल होती है, वैसे ही ये जब कांच क्या होगा, पानी नीचे गिरेगा तो अपना कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है। और कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करेगा कब,
तो कम क्षेत्रफल किस में होता है? सबसे कम क्षेत्रफल गोले के आकार में होता है, यानी सॉरी वृत्त के आकार में होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, नीचे गिरते गिरते क्या हो जाता है, न्यूनतम क्षेत्रफल गिरता है तो गोली आकृति प्राप्त कर लेता है। तो और नीचे गोली आकृति प्राप्त करने के बाद नीचे पानी है, और पानी में जैसे ही गिरता है वैसे ही वो क्या हो जाता है, कड़क हो जाता है, यानी ठंडा हो गया। तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया, अधिक हो गया, और अधिक होने पर तो वो क्या हो जाएगा, आपका टाइट हो जाएगा और गोले के आकार में हो जाएगा। जबकि वो गर्म रहता है तब उसका पृष्ठ तनाव क्या रहेगा, कम रहता है, इसलिए वो आकार अपना चेंज करके गोले के शेप में आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गोले के छर्रे आप ऐसे बना, सीधे के छर्रे आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि थर्ड आप क्या देखते हैं, कांच की दो प्लेटों के बीच जल डालकर उन्हें एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक रख कर अलग करना कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप दो कांच की प्लेटें लेते हैं और उनके बीच में क्या करते हैं, जल डालते हैं, ठीक है। और जल क्या होता है, उस वक्त उसके पृष्ठ तनाव के कारण प्लेटों के बीच जो स्थान रहता है उसमें दाब, वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण उनको अलग करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। जल की जो जितनी पतली फ्रेम कांच की दो प्लेटों के बीच में होगी उनको अलग करना उतना ही क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, या उनमें उनको अलग करने के लिए बल उतना ही अधिक लगाना पड़ता है। फोर्थ आप देख सकते हैं, जल की सतह पर कपूर के टुकड़ों का नाचना, यानी आप क्या करते हैं, जल आप एक बीकर के अंदर जल लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, कपूर को तोड़ करके डाल देते हैं। तो कपूर के जो टुकड़े होते हैं उनका क्या हो जाता है, उन पे क्या लगता है आपका, वो कुछ भाग तो उसमें क्या हो जाता है, जल में घुलनशील हो जाता है, जिसके कारण उनके कपूर के टुकड़ों का संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो जैसे जैसे जिस टाइप जिधर से उनका क्या हो जाएगा, भार कम होता है, या जिधर से वो ज़्यादा घुल जाते हैं वो उधर की तरफ क्या करने लग जाते हैं, बहने लग जाते हैं। तो उससे उसके चारों ओर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बल, पृष्ठ तनाव का जो बल है वो समान नहीं लग पाता है, जिससे कपूर के टुकड़े क्या होते हैं, एक परिणामी बल लगाते हैं और क्या करते हैं, जल की सतह पर चलने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं फुहार से ठंडक उत्पन्न करना, उत्पन्न क्यों होती है या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो फुहार से ठंडक इसलिए उत्पन्न होती है कि जैसे आप फुहार करवाते हैं तो द्रव को फुहार के रूप में करने से द्रव की छोटी छोटी क्या हो जाती है, बूंदें बन जाती है, गोल गोल छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, जिससे द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जो उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक हो जाता है, और उसके द्रव के जो भीतर के क्या हो जाते हैं, कण, वो क्या आ जाते हैं, पृष्ठ पर आ जाते हैं, यानी जो नीचे बीच में कई कण रहते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, उसके पृष्ठ पर आ जाते हैं। इस क्रिया में क्या होगा, आपका द्रव का सहसंजक बल के विरुद्ध क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, क्योंकि सहसंजक बल कम पड़ रहा है और उसके बीच विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो जिससे आपके द्रव की आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और बूंदे क्या हो जाती है, बूंदों का ताप वो क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण आप जो फुहार में ठंडक उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम सिक्स वाला देखते हैं कि द्रव की छोटी बूंदे सदैव गोलाकार एवं बड़ी बूंदे क्या होती है, चपटी होती है। तो जैसे ही आपका द्रव गिरता है तो आप देख सकते हैं कि जो छोटी बूंदे होंगी वो तो हमेशा क्या होती है, गोले के शेप में होती है, उनसे बड़ी बूंदे आपकी क्या हो जाती हैं, परवलयाकार में हो जाती हैं, यानी ऐसी अंडाकार हो जाती है, एलिप्स बनाते हैं। फिर अगर उनसे भी बड़ी बूंदे होती है तो फिर वो ऐसे बन जाती है पृष्ठ पर, ठीक है। और अगर उनसे भी बड़ी बूंदें होती हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, चपटी होने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमेशा द्रव की जो बूंदें होती हैं वो छोटी बूंदें तो हमेशा गोलाकार होगी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा आकार लेते जाती हैं, मिलाते जाते हैं, तो उनके जो आकार है वो क्या हो जाते हैं, चपटे होते जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका इसके अनुप्रयोग के अंदर। और फिर आपका सेवंथ आ जाएगी कि समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए क्या किया जाता है, लहरों पर तेल डाला जाता है, ठीक है। तेल डालने से क्या होगा, वो तेज वायु के जो तेज वायु तेल को क्या करती है, जब वह आप समुद्र की लहरों पर तेल डालेंगे तो उस पर उस लहरें कैसे आ रही है, हवा के कारण आ रही है, तो तेज वायु तेल को क्या करती है, वायु की दिशा में जल के पृष्ठ पर दूर दूर तक क्या कर देती है, फैला देती है, जिससे
वहाँ का जो जल है वो जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तेल के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जो आपकी वायु है वो विपरीत दिशा में पीछे के भाग के पानी को का पृष्ठ तनाव तो क्या कर देती है, अधिक कर देती है। और अधिक कर देगी तो वो जो लहरें हैं वो क्या हो जाएगी, लहरों पर पीछे की ओर क्या लगता है, एक बल लगेगा, जिससे लहरें क्या हो जाती है, आपकी शांत हो जाती है। फिर आपका सबसे लास्ट अनुप्रयोग होता है सुई अथवा ब्लेड का पानी पर तैरना। तो सुई अथवा ब्लेड का पानी पर तैरेंगे, वो क्यों तैरते हैं, क्योंकि आप क्या देखते हैं कि एक बीकर में आप पानी लेते हैं और उसकी सतह पर आप क्या करते हैं, एक लोहे की सुई को या ब्लेड को आप क्या करते हैं, थोड़ा ग्रीस लगाकर, क्या ग्रीस या फिर तेल लगा करके आप क्या करते हैं, उसे स्याही खोते सोखते के टुकड़े, यानी आप क्या करते हैं, एक टुकड़े के बीच में क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। तो वो जो टुकड़ा है वो तो क्या है, पानी को सोखेगा और नीचे की तरफ बैठ जाता है। लेकिन जो सुई है वो सुई क्या करती है, ऊपर ही तैरती रहती है। वो इसलिए तैरती है क्योंकि आपका जो होता है सुई, वो क्या करती है, पानी की सतह पर क्या करती है, एक अपना भार क्या करती है, पानी की सतह पर अपने सुई के भार से क्या हो जाता है, उस पर पृष्ठ पर क्या लगता है, दबाती है, उस पृष्ठ को क्या करेगी, दबाएगी। तो जैसे ही आप उसका जो दबाव होगा वो पृष्ठ उस पर क्या करेगा, खड्डा करता है, या पर एक क्या बनाता है, गड्ढा बनाता है। और ये गड्ढा क्या होता है आपका, गड्ढे के बन जाने से क्या होगा, ये उस स्थान पर पानी के पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ये क्षेत्रफल क्या हो गया उसका, बढ़ गया। पहले कितना था, इतना था, लेकिन उस पे जैसे ही उसका सुई का दबाव पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, फेल करके इतना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और बड़ा हो जाता है जिससे पानी के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, कम करने के लिए पानी क्या करता है, ऊपर की ओर एक और क्या करता है, बल लगाता है, या पृष्ठ तनाव के कारण एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न लगता है, या उसको आप उत्प्लवन बल भी कहते हैं। उत्प्लवन बल जो कि आप 9th या 10th के अंदर पढ़ते हैं, जिसे फिश वगैरह भी तैरती हैं ऊपर, और बोट्स भी उसी उत्प्लवन बल की वजह से ही ऊपर पानी पर तैरती है। और जो कि क्या करता है, सुई के भार को संतुलित करेगा, और जिसके कारण सुई अथवा ब्लेड क्या करती है, पानी पर तैरने लगती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि शांता तथा एवं सॉरी आपका क्या हो जाएगा, शांता एवं तरल भौतिकी। तो आप देखते हैं कि शांता एवं तरल भौतिकी में क्या होगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि तरल क्या होगा। तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकती है, यानी पदार्थ की ऐसी स्थिति जब वो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होकर के जाए, तो वो क्या कहलाती है, उसकी तरल कहलाती है। यानी वो पदार्थ क्या कहलाता है, आपका तरल कहलाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि तरल तो हो गया आपका। अब ये जो आपका तरल है वो कितने प्रकार का देख सकते हैं आप, एक तो आदर्श तरल होता है और एक शांत तरल होता है। तो आदर्श तरल क्या होगा, वह तरल जो पूर्णतः असंपीड्य है, यानी इम इनकम्प्र इनकम्प्रेसिबल तथा अशांत नॉन विस्को हो, उसे क्या कहते हैं, आप आदर्श तरल कहते हैं। यानी उस पर क्या लग रहा हूँ, आपका कोई भी दाब नहीं लग रहा हो। असंपीड्य यानी उस पर दाब कम लगता हो, और अशांत मतलब उस पे जो उसकी पृष्ठें हों वो एक दूसरे के ऊपर ना हो, यानी उन पृष्ठों के बीच में घर्षण बल नहीं लगेगा, तो वो तरल आपका कहलाता है आदर्श तरल। तथा वे तरल जिनकी गतिशील अवस्था में उनकी परतों के बीच क्या करता है, क्या लगता हो, घर्षण बल करता हो, उसे क्या कहते हैं, शांत तरल कहते हैं। और गतिशील तरल की परतों के बीच जो बल कार्य करता है, या जो घर्षण बल कार्य करता है, उसको आप क्या कहते हैं, शांत बल कहते हैं। ठीक है। जैसे कि शहद के अंदर इजीली देखने को मिलता है कि उसकी जो परतें होती हैं वो ऐसे होती हैं, कि आप जब शहद को नीचे गिराते हैं तो उसकी परतें ऐसे एक के ऊपर एक बनती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ऐसे करके उसकी परतें बनती जाती है। तो ये क्या होता है, उनके बीच में शांत बल के कारण होता है। अब हम देखते हैं कि जो आपका तरल का प्रवाह होता है वो कैसा होता है। दो प्रकार का होगा, एक तो होगा धारा रेखीय प्रवाह और एक होगा विशुद्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह जिसके अंदर आपका जो प्रवाहित द्रव है
वो प्रत्येक बिंदु पर उसका प्रवाह का वेग क्या होगा एवं दिशा समय के साथ स्थिर रहते हैं। तब भी इस अवस्था में एक रेखा जिसके किसी बिंदु पर किसी क्षण खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर द्रव के बहने की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, धारा रेखा या प्रवाह रेखा कहलाती है। तथा द्रव के इस प्रवाह को आप धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी द्रव है तो सारे द्रव के कण जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो रेखा है आपकी वो धारा रेखा कहलाती है या प्रवाह रेखा कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये किसी क्षण आपकी क्या कर रही है, धारा के प्रवाह की दिशा को बताती है। ठीक है, तो इस प्रवाह को आप क्या कहते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। लेकिन विशुद्ध प्रवाह कब कहेंगे, जब आपका क्या होता है एक लिमिट तक तो ये चलती है सीधे, लेकिन किसी बिंदु पर क्या हो जाती है, ये इनके वेग एवं दिशा समय के साथ बदल जाते हैं। तो उस प्रवाह को आप क्या कहते हैं, विशुद्ध प्रवाह। बदलेंगे कब, जब इनके प्रवाह में कुछ क्या हो जाए, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये क्या हो जाती है, अपनी दिशा और वेग को क्या कर देती है, चेंज कर लेते हैं, जिससे उस प्रवाह को आप क्या कहते हैं, विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। तथा जिस वेग पर आप एक वेग लिमिट होती है, जिस वेग से जाने के बाद वो अपना वेग क्या कर देती है, चेंज कर देती है, उस वेग को आप क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। या फिर जब तक वो जिस वेग से जा रही है और वो वेग एक फिक्स होता है, एक निश्चित मान से कम रहता है, इस वेग को आप क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। एक बार आप डेफिनेशन देख लेते हैं कि यदि जब द्रव के कण किसी भी बिंदु पर वेग एवं दिशा समय के अविरत रूप से बदलते रहते हैं, इस समय प्रकार के प्रवाह को विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। तथा द्रव का प्रवाह तब तक धारा रेखीय बना रहता है जब तक कि द्रव का वेग एक निश्चित मान से कम रहता है। इस वेग को आप क्रांतिक वेग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर V3 तक तो आपके V1 V2 के मान क्या है, कम है, लेकिन जैसे V3 पे मोड़ आया, यहाँ पर कुछ बढ़ा और इसका वेग क्या हो गया, थोड़ा सा अधिक हो जाता है, तो इस वेग को आप क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।